हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवमनी स्कूल जामनगर। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 7 उसमें वसंत, चैप्टर नंबर 18। संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया, धनराज पिल्ले। तो फ्रेंड्स, ये धनराज पिल्ले का नाम आपने कहीं सुना होगा, नहीं सुना है तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमें सिर्फ क्रिकेट के प्लेयरों का नाम पता है, हमें दूसरे प्लेयरों का नाम पता नहीं होता। धनराज पिल्ले है, ये हॉकी के प्लेयर है। हमारे देश का जो राष्ट्रीय खेल है हॉकी, उसके ये अच्छे प्लेयर थे धनराज पिल्ले। हमें तो सिर्फ क्या है, क्रिकेट हमसे हमारे जो राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी है, लेकिन हम सिर्फ क्रिकेट के बारे में ही देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं। तो धनराज पिल्ले एक अच्छा प्लेयर थे हॉकी के। तो चलिए उसके बारे में देखते हैं। हॉकी के ये प्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्ले जब 45 वर्ष के हो गए, उनका एक साक्षात्कार विनीता पांडे ने लिया था। इस साक्षात्कार का संपादित अंश यहाँ दिया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक साक्षात्कार यानी इंटरव्यू लिया गया था, धनराज पिल्ले का इंटरव्यू यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। तो इंटरव्यू में क्या होता है कि एक प्रश्न पूछता है, कोई भी जो जर्नलिस्ट होता है यानी कि पत्रकार होते हैं, वो प्रश्न पूछते हैं, सामने है, उनका आंसर देते हैं सभी। तो उसमें विनीता, खिड़की, पुणे की तंग गलियों से लेकर मुंबई की हीरानंदानी पवई कॉम्प्लेक्स तक आपका सफ़र बहुत लंबा और कष्टसाध्य रहा है, उस सफ़र के बारे में कुछ बताएं। तो फ्रेंड्स, आपने टीवी पे देखा होगा कि कई बार इंटरव्यू लेते हैं जो न्यूज़ रिपोर्टर है, इसी प्रकार यहाँ पे विनीता नाम की न्यूज़ रिपोर्टर है, वो धनराज पिल्ले से पूछ रही है कि आपने खिड़की यानी छोटे सा गांव होगा खिड़की, वहाँ से कैसे आप यहाँ पे पुणे तक आए, और आप जो पुणे की तंग गलियों, खिड़की नाम का गांव है पुणे का, उसमें आप छोटे से गांव में कैसे यहाँ तक पहुँच आए, उसके बारे में पूरी की पूरी आपकी जो कहानी है, आपका सफ़र है, आप बताइए। तो अभी धनराज बोलते हैं कि बचपन मुश्किलों से भरा रहा। हम बहुत गरीब थे। मेरे दोनों बड़े भाई हॉकी खेलते थे, इन्हीं के चलते मुझे भी उसका शौक हुआ, पर हॉकी स्टिक खरीदने तक की हैसियत नहीं थी मेरी, इसलिए अपने साथियों की स्टिक उधार मांग कर काम चलाता था। वह मुझे भी वह मिलती थी जब वे खेल चुके होते थे। इसके लिए बहुत धीरज के साथ अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ता था। मुझे अपना पहली स्टिक तब मिली जब मेरे बड़े भाई को भारतीय कैंप के लिए चुन लिया गया। उसने मुझे अपने पुरानी स्टिक दे दी। वह नई तो नहीं थी, लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती थी, क्योंकि वह मेरी अपनी थी। मैंने जूनियर राष्ट्रीय हॉकी सन 1885 में मणिपुर में खेली, तब मैं सिर्फ 16 साल का था। देखने में दुबला पतला और छोटे बच्चे जैसा चेहरा, अपनी दुबली कद काठी के बावजूद मेरे ऐसा दबदबा था कि कोई मुझसे भिड़ने की कोशिश नहीं करता था। मैं बहुत जुझारू था, मैदान में भी और मैदान के बाहर भी। 1886 में मुझे सीनियर टीम में डाल दिया गया और मैं बोरिया बिस्तरा बांधकर मुंबई चला आया। उस साल मैंने और मेरे बड़े भाई रमेश ने मुंबई लीग में बेहतरीन खेल खेला। हमने खूब धूम मचाई। इसी के चलते मेरे अंदर एक उम्मीद लगी, मुझे ओलंपिक के लिए नेशनल कैंप में बुलावा जरूर आएगा, पर नहीं आया। मेरा नाम 57 खिलाड़ियों की लिस्ट में भी नहीं था। बड़ी मायूसी हुई, मगर एक साल बाद ही ऑल इन एशिया कप के कैंप के लिए मुझे चुन लिया गया। तब से लेकर आज तक मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। यहाँ पे फ्रेंड्स, धनराज पिल्ले साहब बता रहे थे कि धनराज पिल्ले के हमारे जो छोटे थे, हम जब छोटे थे तब हमारे पास इतना बड़ा पैसा नहीं था, हम पैसे वाले लोग नहीं थे। हम 2 भाई थे, 2 भाई में हम 3 भाई थे, उसमें 2 बड़े भाई थे जो हॉकी खेलते थे, और मेरे पास हॉकी खेलने मुझे अच्छा लगता था, लेकिन मेरे पास स्टिक नहीं थी। हॉकी खेलने के लिए हॉकी स्टिक की ज़रूरत पड़ती है, तो वो स्टिक नहीं थी, इसलिए मुझे पुरानी स्टिक, जो प्लेयर हॉकी खेलते थे उससे उधार मांगनी पड़ती थी। वो पहले खेल लेते थे, उसके बाद मैं खेलता था। जब मेरे भाई का सिलेक्शन नेशनल टीम में हुआ, भारतीय कैंप में हुआ, तब मुझे पुरानी स्टिक मिली। 1858 में मैं भी, यानी कि जो धनराज पिल्ले है, उनका भी सिलेक्शन हो गया जूनियर हॉकी टीम में। 16 साल का लड़का था, छोटा सा दुबला था, लेकिन वो कैसा सभी प्लेयरों पर भारी पड़ने लगा। 1886 में उसे सीनियर टीम में स्थान मिल गया और वो बम्बई आ गया।
उसके बाद उन्होंने नेशनल जो कैंप था, नेशनल लीग थी मुंबई में, मुंबई लीग, उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया, लेकिन भारतीय टीम में उनको मौका नहीं मिला। उन्हें ओलंपिक खेलना था, 57 खिलाड़ियों में भी उनका नाम नहीं था, इसलिए उन्होंने ओलविन कैंप में लिए चुन लिया गया और पीछे वो मुड़ा नहीं। विनीता, आपका विद्यार्थी जीवन कैसा रहा? अपने स्कूल के दिनों में आपकी किस प्रकार की यादें जुड़ी है? तो स्कूल के बारे में अभी पूछते हैं धनराज से। धनराज, मैं पढ़ने में एकदम फिसड्डी था, किसी तरह 10वीं तक पहुंचा, मगर उसके आगे तो मैं मामला बहुत कठिन था। एक बात कहूं, अगर मैं हॉकी खिलाड़ी न होता तो शायद एक चपरासी की नौकरी भी मुझे न मिलती। आज मैं बैचलर ऑफ साइंस या आर्ट्स भले ही न हूं, पर गर्व से कह सकता हूं कि बैचलर ऑफ हॉकी हूं, हंसते हुए। और मेरी शादी के लिए आप मुझे मास्टर ऑफ हॉकी कह सकती है। तो धनराज कहा कि मैं भाई पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं था, 10वीं तक तो मैं ऐसे ही पहुंचा था, आगे बढ़ना तो मुश्किल था। अगर मैं कि हॉकी का खिलाड़ी नहीं होता तो मैं चपरासी तक की मुझे नौकरी नहीं मिलती। भले ही मैं बैचलर नहीं हूं, लेकिन आज मैं हॉकी का चैंपियन कहलाता हूं, बैचलर ऑफ हॉकी कहलाता हूं। विनीता, आप इतने तुनुक मिजाजी क्यों हैं? कभी कभी आप आक्रामक भी हो जाते हैं, यानी फिर से कहा कि आप गुस्सा क्यों हो जाते हैं? तो धनराज का इस बात का संबंध मेरे बचपन से जुड़ा हुआ है। मैं हमेशा से ही अपने आप को असुरक्षित महसूस करता रहता हूँ। मैंने अपनी माँ को देखा है कि उन्हें हमारे पालन पोषण के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा है। मेरी तुनुक मिजाजी के पीछे कई वजह है, लेकिन मैं बिना लाग लपेट वाला आदमी हूँ। मन में जो आता है सीधे सीधे कर डालता हूँ, और बात को कोई बार पछताना भी पड़ता है। मुझसे अपना गुस्सा रोका नहीं जाता। दूसरे लोगों को भी मुझे उकसाने में मज़ा आता है। मुझे ज़िंदगी में हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए झुकना पड़ा, जिससे मैं चिड़चिड़ा हो गया हूँ। साथ ही साथ मैं बहुत भावुक इंसान भी हूँ। मैं किसी को तकलीफ में नहीं देख सकता। मैं अपने दोस्तों और अपने परिवारों की बहुत कदर करता हूँ। मुझे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने में कोई शर्म महसूस नहीं होती। यानी कि फिर से धनराज कह रहे हैं कि भाई मैं तुनुक मिजाजी गुस्से वाला इसलिए हूँ क्योंकि मैं छोटा था, तभी से मैं गुस्सा करता था। माँ के सामने के पालन पोषण में हमें संघर्ष करना पड़ता था, इसलिए मैं तुनुक मिजाजी हो गया था। दूसरे आदमी के साथ मुझे भेदभाव रखा करते थे, इसलिए मेरा जो स्वभाव है चिड़चिड़ा हो गया है। विनीता, आपके परिवार की आपके लिए क्या अहमियत है? तो विनीता ने फिर से प्रश्न पूछा कि आपकी अहमियत क्या है? तो धनराज बोले, सबसे अधिक प्रेरणा मुझे अपनी माँ से मिली। उन्होंने हम सब भाई बहनों को अच्छे संस्कार डालने की कोशिश की। मैं उनमें सबसे नज़दीक हूँ। मैं चाहे भारत के में रहूँ या विदेश में, रोज़ रात में सोने से पहले माँ से ज़रूर बात करता हूँ। मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता के साथ संभालने की सीख दी है। मेरी सबसे बड़ी भाभी कविता भी मेरे लिए माँ की तरह है, और वह भी प्रेरणा स्रोत रही है। यानी कि धनराज कहते हैं कि हमारे जो घर में मेरी माँ है, सबसे नज़दीक है मेरे मुझसे। अगर मैं देश में हूँ, विदेश में हूँ, रात में सोने से पहले माँ को जरूर याद करता हूँ। और मैं हमारे घर में जो हमारी भाभी है, कविता भाभी, वो भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। विनीता फिर से कहते हैं कि आपने सबसे पहले कृत्रिम घास पर हॉकी कब खेली, यानी एस्ट्रोटर्फ पर हॉकी कब खेली? तो धनराज कहते हैं, मैंने सबसे पहले कृत्रिम घास तब तक देखी जब राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने 1988 में नई दिल्ली आया। मुझे याद है कि किस तरह सोमैया और जोविक करवालों ने मुझे एक कोने में लेकर जाकर कृत्रिम घास पर खेलने के गुर बता रहे थे, और जब वे बताने में लगे थे मैं झुक कर उस मैदान को छू रहा था। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि विज्ञान और इस कदर तरक्की कर सकता है जिससे कृत्रिम घास तक उगाई जा सके। यानी कि हमसे कहते हैं कि आपको कब ये हॉकी खेलने का मौका मिला कृत्रिम घास में? तो वो बोल रहे हैं कि नई दिल्ली में 1988 में 88 में वो घास पर खेले थे, और जब कोच उन्हें समझा रहे थे तब वो झुक कर घास को छू रहे थे, और वो ऐसा सोच रहे हैं कि विज्ञान कैसे आगे बढ़ रहा है, कृत्रिम घास भी बना सकता है। विनीता, हर युवक का यह सपना होता है कि उसके पास एक कार हो। आपके पास अपनी पहली कार कब आई? यानी फिर से ऐसा कहा कि सब युवक ऐसा सोचते हैं कि हमारे पास कार हो, तो ये कार आपके पास कब आई? धनराज, मेरी पहली कार है सेकंड हैंड अरमाडा थी, जो मुझे मेरे पहले के एम्प्लॉयर ने दी थी। तब तक मैं काफ़ी नाम खिलाड़ी बन चुका था, मगर यह कोई ज़रूरी नहीं कि शोहरत पैसा साथ लेकर आए। मैं तब भी मुंबई की लोकल ट्रेन और बसों का सफ़र करता था, क्योंकि टैक्सी मुझे चढ़ने की हैसियत मुझ में नहीं थी। मुझे याद है कि एक बार
किसी फोटोग्राफर ने एक भीड़ भरे रेलवे स्टेशन पर मेरी तस्वीर खींचकर अगली सुबह अखबार में यह खबर छप दी कि हॉकी का सितारा पिल्ले अभी भी मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफ़र कर रहा है। उस दिन मैंने महसूस किया कि मैं मशहूर चेहरा बन चुका हूँ और मुझे लोकल ट्रेनों में सफ़र करने से बचना चाहिए, लेकिन मैं कर ही क्या सकता था। मैं जो भी थोड़ा बहुत कमाता उससे अपना परिवार चलाना पड़ता था। धीरे धीरे पैसा जमा करके बहन की शादी की और अपनी माँ के लिए हर महीने पुणे पैसा भेजना शुरू किया। आज मेरे पास एक फोर्ड आइकन है जिससे मैंने 2000 में खरीदा था, मगर वह किसी कॉरपोरेट हाउस का दिया हुआ तोहफा नहीं बल्कि मेरी मेहनत की गाड़ी कमाई की खरीदी हुई कार है। यानी कि उनका धनराज ने कहा कि मेरी पहली कार थी वो अरमाडा थी, फिर भी मैं क्या करता था, मुंबई के लोकल ट्रेन में सफ़र करता था क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं अपनी खुद की गाड़ी लेकर इधर उधर जाऊं। एक बार एक भीड़ में एक पत्रकार ने मेरा फोटो खींच दी और दूसरी सुबह अखबार में आ गई तो मुझे पता चल गया कि अभी मैं फेमस हो गया, इसलिए मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन मैं करता भी तो क्या करता, इतने पैसे मेरे पास नहीं थे कि मैं हर रोज़ गाड़ी में आ जा सकूँ। इसलिए थोड़े जो पैसे थे मैं अपनी बहन की शादी के लिए बचाता था, थोड़े पैसे से मैं अपने माँ को भेजता था। इसलिए 2000 में मैंने एक फोर्ड आइकॉन नाम की गाड़ी ली है। विनीता, सफलता आपके लिए क्या महत्व है? हॉकी को आपने इतना कुछ दिया है, इसके अलावा आपको क्या मिला? यानी कि सफलता कैसी होती है उसके बारे में बताइए। हॉकी को आपने इतना कुछ दिया है तो आप उसके अपने विचार प्रकट कीजिए। धनराज बोलते हैं, कुछ रुपये इनाम में मिले थे मगर आज खिलाड़ियों को जितना मिलता है उसके मुकाबले में पहले कुछ नहीं मिलता था। मेरी पहली जिम्मेदारी थी परिवार की आर्थिक तंगी दूर करना और उन सबको एक बेहतर जिंदगी देना। विदेश में जाकर खेलने से जो कमाई हुए उसमें मैंने 1994 में पुणे में भाऊ पाटिल रोड पर 2 बेडरूम का एक छोटा सा फ्लैट खरीदा। घर छोटा जरूर है पर हम सब के लिए काफ़ी है। 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने मुझे पवई में एक फ्लैट दिया। वह ऐसा घर है जिसे खरीदने की मेरी खुद की हैसियत कभी नहीं हो पाती। यानी कि फिर विनीता का जवाब देते हुए धनराज ने कहा कि पहले के इनाम अभी कुछ रुपये इनाम में मिलते थे, लेकिन पहले कम रुपये हमें मिलते थे, अभी खिलाड़ियों को सब ज़्यादा पैसे मिलते थे। इसलिए मैंने सिर्फ 1994 में जब हम विदेश में खेलने के लिए जाते थे तो वहाँ से जो कमाई होती थी उसमें भाऊ पाटिल रोड पर मैंने 2 बेडरूम का एक फ्लैट खरीदा था। और 1999 में जब महाराष्ट्र सरकार ने मुझे एक फ्लैट दिया था तब वही मेरे पास फ्लैट है, लेकिन दूसरा फ्लैट मेरे पास खरीदने की हैसियत भी नहीं थी। विनीता, सेलिब्रिटीज के साथ एक ही मंच पर बैठना कैसा लगता है? यानी कि बड़े बड़े लोगों के साथ आप बैठते हैं तो आपको कैसा लगता है? धनराज, बहुत अच्छा। हाँ, जब हम राष्ट्रपति से मिले तब यह महसूस हुआ कि हम कितने खास हैं। वो कि ही जिसके चलते हर जगह प्रतिष्ठा मिली है। यानी कि बहुत अच्छा लगता है बड़े बड़े लोगों से मिलना, और राष्ट्रपति के साथ हम मिलते हैं तब बहुत मज़ा आता है। चलिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमने देखा धनराज पिल्ले के बारे में। अभी प्रश्नाभ्यास आप ऊपर से देखकर प्रश्नाभ्यास लिखेंगे। उसके बाद साक्षात्कार के आगे ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। क्यों? पता लग गया, क्योंकि वो कहीं से भी गोल मार सकते थे, इसलिए ध्यानचंद है वो हॉकी के जादूगर है। किन किन विशेषताओं के कारण हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है? क्योंकि भारत में शुरुआत से हॉकी खेली जाती थी, इसलिए वो भारत का राष्ट्रीय खेल है। आप समाचार पत्र पत्रिकाओं में छपे हुए साक्षात्कार पढ़े और अपनी रुचि से किसी व्यक्ति को चुने, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कुछ प्रश्न और साक्षात्कार ले। यानी कि जो समाचार पत्र है या फिर टीवी में भी आप देख सकते हैं कि ऐसे इंटरव्यू साक्षात्कार आते होंगे। उसके बाद अनुमान और कल्पना, तो ये आप अनुमान कल्पना पढ़िएगा। भाषा की बात देखते हैं। नीचे कुछ शब्द लिखे हैं जिनमें अलग अलग प्रतियों के कारण बारीक अंतर है। इसके अंतर को समझने के लिए इन शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे प्रेरणा, संभव, उत्साह, प्रेरक, संभावित, उत्साहित, प्रेरित, संभवतः, उत्साह वर्ग। तुनुक मिजाज शब्द में तुनुक और मिजाज 2 शब्द से मिलने बना है। क्षणिक, तनिक और तुनुक एक ही शब्द के भिन्न रूप है। इस प्रकार का रूपांतर दूसरे शब्दों में भी होता है, जैसे बादल, बादर, बदरा, बदरिया, मयूर, मयूरा, मोर, दर्पण, दर्पण, दर्पण। शब्दकोश की सहायता लेकर एक ही शब्द के अलग अलग रूप खोजिए। जैसे पूर और पूर, कम से कम 4 शब्द और उनके अन्य रूप लिखे। जैसे यहाँ पे पूर और पूर, झल, झल, ये सब भी हो सकते हैं। हर खेल में अपने नियम, खेलने के तौर तरीके और अपनी शब्दावली होती है। जिस खेल में आपको रुचि है उसके संबंधित कुछ शब्द लिखिए। जैसे फुटबॉल के शब्द संबंध है गोल, बैंकिंग, पासिंग, बूट इत्यादि। फ्रेंड्स, आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। केवल पढ़ने के लिए है हमारी ख्वाहिश, तो देखिए है, चलते हैं हमारी ख्वाहिश पढ़ते हैं।
कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखा हुआ है, उनकी एक कविता है, पढ़ने के लिए है। रहबरे राह मोहब्बत रह न जाना राह में, लज्जते सहरा नवर्दी दूरी ये मंजिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताए क्या हमारे दिल में है। अब न अगले वलवले है और न अरमानों की भीड़, एक मिट जाने की हसरत अब दिले बिस्मिल में है। आज मक्तल में कातिल कर रहा है बार बार, क्या तमन्ना ये शहादत भी किसी के दिल में है। ये शहीद मुल्क मिल्लत तेरे जज्बों के निसार, तेरी कुर्बानी का चर्चा गैर की महफिल में है। सर राम प्रसाद बिस्मिल ने हम पहली जो फ्रेंड्स पंक्ति है हमारी, ये सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, तो हमें पता है, लेकिन उसकी दूसरी पंक्ति अभी यहाँ पे दी गई है। आप अच्छे से पढ़िएगा, वीडियो को देखते रहेगा। थैंक यू।